تو एक ये सवाल भी लोग हमसे करते हैं, यार आपने अमीरों को भी दे दिया हेल्थ कार्ड। हाँ, अभी नई जो हुकूमत आई उसने मुझसे सवाल किया, अच्छा साहब यहाँ तो लोग लंबरगिनी में आते हैं और S7 में आते हैं और सेहत कार्ड पे इलाज करवाते हैं, बड़े मजे से चले जाते हैं, यार ये ठीक है कि नहीं है? और उस गरीबों के डेटाबेस के अंदर ना वजीर आजम पाकिस्तान और ना मैं बिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कोई तब्दीली नहीं कर सकता। यार बराक ओबामा को जानते हैं ना आप सब लोग? बराक ओबामा ए ब्लैक लॉयर, ट्वाइस ही विन इलेक्शन इन ए सुपर पावर, सिर्फ इसी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। 75 साल होने को आए इस पाकिस्तानी कौम को जिसका मैं और आप हिस्सा हैं। पीछे मुड़ के देखें कि हम जो वादा कर बैठे थे अल्लाह से, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करते थे, वो बेसिकली एक फलाही रियासत का वादा था कि हम सब लोगों को कम से कम बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करेंगे। कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, कितना आगे कर पाएंगे, या जिन हालात से आज हम गुजर रहे हैं, बार बार खुद से सवाल करने को दिल चाहता है, क्या हमारी कौम की किस्मत में सिर्फ दायरों का सफ़र है, या हमने सिराते मुस्तकीम का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, बाकी महज़िब कौमों की तरह रवैया इख्तियार करना है? सवाल ताल्ख भी है, मुश्किल भी है, तकलीफ दे भी है, लेकिन है रियलिटी। जवाब तो देना होगा, सिर्फ लीडरशिप को नहीं, हम सबको। मैं पहले सेहत की बात कर लेता हूँ, सेहत प्रोग्राम की बात कर लेता हूँ, जिस पे कुछ हमारे दोस्तों ने फीडबैक भी दिया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो बैनुल अक़वामी फ़ोरम हो, कैबिनेट हो, और वजारती कमेटियाँ हो, नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात का हमें वास्ता भी पड़ता है, हम उसका जवाब भी देते हैं, या हमारे मेहरबान मीडिया के दोस्त हों, सबसे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। मैं अगर पिछले साल का एक वाक़या कोट करूं, मैं एक मीटिंग में था कराची में स्टेट बैंक की लीडरशिप के साथ। तो यूं ही हमारे यहाँ तो शुक्रिया मॉडरेटर साहब का कि उन्होंने चाय का वक्फा नहीं किया। उस दिन वो चाय का वक्फा हुआ था और हम बैठे हुए इसी तरह कॉफ़ी और चाय पे बात कर रहे थे। तो वो गवर्नर साहब कहने लगे, अच्छा साहब, हैव यू एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज प्रिवेल इन पाकिस्तान सोसाइटी? मैंने कहा यार, एक ज़माने में जब IBA में हम थे, बिजनेस स्कूल में जाया करते थे, थोड़ा सा वहाँ का अच्छा डेटा हो गया जो हम आजकल मीडिया स्कैन करते हैं या कहीं मीटिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा तो आइडिया है। बट आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इकॉनमी मैनेजर तो आप हैं हमारे, आप ज़रा बताइए क्या सूरत हाल है। कहने लगे, अरशद साहब, पाकिस्तान में 99% लोग 1 लाख रुपए माहाना से कम कमाते हैं। 92.5%, 92.5% people earn less than 30,000 rupees a month, and around 62% people earn less than 10,000 rupees a month. And with this kind of income curve we have in our society or economy, तो कल सुबह अगर 3 बजे मुझे या आपको या हमारे ख़ानदान में किसी प्यारे को 10-12 लाख की कोई हेल्थ केयर इंटरवेंशन करवानी पड़ जाए, खुदा ना खास्ता कोई एंजियोप्लास्टी हो, कोई और बड़ा इशू हो, या सिंपल RTA हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, विद दिस काइंड ऑफ इनकम कर्व, आप बताइए वो पैसे कहाँ से आएंगे? आज पिछले 4-5 सालों से ख़ास तौर पे, और वैसे भी हम जिन सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जहाँ चादर और पाँव और सर का खेल जारी है कि सर छुपाएं तो पाँव और पाँव छुपाएं तो सर, उस सूरत हाल में अगर मैं या आप किसी से मांगें या कोई हमसे मांगे चंद लाख रुपए, छोड़िए चंद हज़ार भी, तो बताइए कहाँ से आएंगे? यार अमीरी गरीबी तो दुनिया के हर मुआशरे में है, मैक्सिको के अंदर भी है, सिंगापुर में भी है, US में भी है, पाकिस्तान में भी है। घर बड़ा भी अपने लाइफ स्टाइल आप अपने इनकम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, बड़ा घर, दरमियाना घर, छोटा घर, बड़ी गाड़ी, दरमियानी गाड़ी, बाइक, पैदल। लेकिन यार अगर आपका कोई प्यारा सा बच्चा या आपका कोई प्यारा आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा हो, चाहे बच्चा वजीर आजम का हो या आपका हो या मजदूर का हो या मेरा हो या किसी और का हो, यार ये तो बर्दाश्त नहीं होता। वो खानदान अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है उसकी जान बचाने के लिए। तो फिर क्या होता है? वही होता है जो होता आया है। घर बिकते हैं, गाड़ियां बिकती हैं, जानवर बिकते हैं, जेवर बिकते हैं, सब कुछ बाद औक़ात वो भी बिक जाता है जो नहीं बिकना चाहिए।
बट स्टिल देयर आर 50% चांस कि आपका प्यारा घर वापस लौट के आ सके जिंदा सलामत। लेकिन आपका प्यारा आए या ना आए, दोनों सूरतों में वो खानदान अगली 4 नस्लों के लिए बिलो द पॉवर्टी लाइन गिर जाता है, कोई उसे उठाने वाला नहीं होता। तो 2015 के आखिर की बात है, हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने लेवल पे सोचा। 2 मुख्तलिफ हुकूमतें थी, आपको याद होगा, फेडरल कैपिटल में और केपी कैपिटल में उस जमाने में, कि किसी तरीके से इस कैटेस्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के आगे बंद बांधा जाए। तो इस कौमी सेहत कार्ड का, जिसका सेहत इंसाफ कार्ड भी पहले नाम था और पाकिस्तान सेहत कार्ड भी नाम था, इस सेहत कार्ड का वजूद में आना इस बैकग्राउंड में हुआ। आपको पता है सेहत के अंदर 3 तरीका इलाज होते हैं, एक ओपीडी, शुक्रिया। तो एक सेहत के 3 तरीका इलाज होता है, मैं गुजारिश कर रहा था आपसे। एक ओपीडी, नजला जुकाम खांसी, गरीब आदमी महल्ले के कंपाउंडर के पास चला जाता है, एमबीबीएस डॉक्टर के पास चला जाता है। हमारे आपके जैसे जो बाबू होते हैं वो शायद शिफा, आगा खान या किसी और अस्पताल में 3-4-5 हज़ार रुपये दे के इलाज करवा लेते हैं। तो ये सभी लोग गुजारा कर लेते हैं रो पीट के। जहाँ क्रोनिक मेडिकेशन की बात आए, डायबिटीज या खुदा ना खास्ता हाइपरटेंशन, वहाँ भी आप गुजारा कर लेते हैं कि अगरचे लंबे अरसे के लिए दवा खानी होती है, लेकिन 2-4-5 हज़ार रुपये महीने आप कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जहाँ सेहत के लिए दाखिले की नौबत आ जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, कोई बड़ी कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर आ जाए, तो यार वहाँ तो जान भी खतरे में होती है और माल भी खतरे में होता है, हर 2 चीज़ें। हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला किया, केपी को भी और बाकी सूबों को भी एतमाद में लिया कि यार कम से कम इस मुसीबत से तो कौम की जान छुड़ाई जाए। तो फिर ये सेहत कार्ड इब्तदाई तौर पे गरीब लोगों के लिए, जो मुआशरे के 30-40% पॉपुलेशन थी, उनके लिए शुरू किया गया। सूबे जो केपी गवर्नमेंट ने केपी के अंदर और वफाकी हुकूमत ने 4 सूबों के अंदर मुख्तलिफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इस पे काम शुरू किया। फिर 2019 की बात है, जब नई हुकूमत यहाँ वजूद में आई तो उन्होंने कहा, हमें गए वहाँ थरपारकर सिंध के अंदर, वहाँ जब हमने कहा जो बच्चों के मरने की, आपको पता मीडिया में बहुत खबरें आ रही थी कि वहाँ वो यकीनन पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है पाकिस्तान के। तो वहाँ जब नौबत आई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही गुर्बत है, तो यहाँ कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम सबको सेहत कार्ड दे दें। तो उस वक्त हमने पहले यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का तजर्बा किया पाकिस्तान में, और केपी की थरपारकर की सारी आबादी को हमने हेल्थ कार्ड जारी कर दिया। मुझे इत्तेफाक से कोई 2 महीने पहले कोई मिले कि पिछले जो वज़ीर आला थे हमारे, अरबाब रहीम साहब, वो कोई कराची से तशरीफ़ ला रहे थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे इस्लामाबाद। तो मुझसे कहने लगे जब तारुफ हुआ तो क्या आपने मुझे भी सेहत कार्ड दे दिए? मैंने कहा जी आपको भी सेहत कार्ड दे दिया, आप थरपारकर के शहरी हैं नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक। कहना कि सही मैं तो अरबपति आदमी हूँ। मैंने कहा सही आप बिल्कुल अरबपति आदमी होंगे, लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये था कि हर वो आदमी जो थरपारकर का शहरी है, बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, इनकम के, वो सब कवर्ड होंगे। तो खैर वो बड़े हैरान भी हुए और उसके बाद उनसे रब्ता रहता है, वो अक्सर गरीब लोगों को रेफर करते रहते हैं जिनके मसाइल होते हैं। तो एक ये सवाल भी लोग हमसे करते हैं, यार आपने अमीरों को भी दे दिया हेल्थ कार्ड। हाँ, अभी नई जो हुकूमत आई उसने मुझसे सवाल किया, अच्छा साहब यहाँ तो लोग लंबरगिनी में आते हैं और S7 में आते हैं और सेहत कार्ड पे इलाज करवाते हैं, बड़े मज़े से चले जाते हैं, यार ये ठीक है कि नहीं है? आप तो चला रहे हैं इसको, तो आप ज़रा बताएं हमें। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा खिलाफ हूँ इस बात के कि ये जो हमने हमारी कौम या हमारे जैसी कौमें जो होती हैं, जहाँ ये रॉबिन हुड स्टोरीज चलती हैं, सुल्ताना डाकू वाली, याद है ना, कि अमीरों को लूट के और गरीबों का घर भर देते हैं और मैं इसके हक़ में नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं कहता हूँ कि मुआशरे के सारे तबकात को इज्जत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बिजनेस की, जो लोग कारोबार करते हैं। तसव्वुर तो कीजिए यार, 7.5-8 अरब की आबादी है इस दुनिया की, और 70,000 बड़े बिजनेसेस के जरिए अल्लाह सबको जॉब देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। ये बड़े अहम लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं, जो कारोबारी इदारे होते हैं। ये पाकिस्तान में टैक्स देते कितने लोग हैं? लेस देन 0.3%। तो अगर मैं उनकी टैक्स की आमदनी से सबको हेल्थ कार्ड दे दूं, वो कम उनको नहीं मिलेगा, ये कौन सी शराफत है? तो मेरा ख्याल है कि कम से कम सेहत के मामले में सबको बराबर होना चाहिए। आज के दिन अगर जो बाइडेन को ये फैसला करना पड़े कि जी माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को या
ज़करबर्ग की फेसबुक को बचाना है और उसके लिए किसी मुल्क पे एटमी मिसाइल दे मारना है, यकीन मानिए वो एक लम्हे के लिए दोबारा नहीं सोचेगा। उसे पता है इन कारोबारी इदारों का कितना अहम रोल है सोसाइटी के लिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, एवरीथिंग। तो हमें भी इस चीज़ से बाहर उठना चाहिए। हमें अपने कारोबार करने वाले लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सहूलत देनी चाहिए ताकि वो मुआशरे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। खैर ये बात तो बरसबील तस्करा हो गई। तो हमने थरपारकर के बाद NMDKP जो फाटा कहते हैं, जो फाटा के 13 जिलों एजेंसीज को हमने शामिल किया मेन स्ट्रीम KP के अंदर। फिर ये सवाल उठा कि यार ये बहुत ही गरीब लोग हैं फाटा के, यहाँ भी यूनिवर्सल किए देते हैं, वहाँ भी हमने यूनिवर्सल किया। फिर AJK के वज़ीर आज़म तशरीफ लाए हमारे पास, कहने लगे कि अरशद साहब और हमारे जो वज़ीर साहब थे उस ज़माने में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कहने लगे आप मेहरबानी करें कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग रहते हैं ना, या इनको हेल्थ कार्ड जारी कर देते हैं। हम 72 साल में अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए कोई मायना खेज काम नहीं कर पाए, तो हमने कहा जी हम कर देते हैं, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे कौन है हमें ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों में से जिन भी दोस्तों ने देखा होगा पाकिस्तानी कश्मीर का नक्शा, आज़ाद कश्मीर का नक्शा, वो एक पतली सी पट्टी है यूं लंबी सी होकर। अब मुझे कौन बताएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कौन है और कौन नहीं है? जब हमने बिलो पॉवर्टी शुरू किया था तो हमने 2010 का जो बिस्प का सर्वे था वो हमने यूटिलाइज किया था गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 32.5 PMT स्कोर का। और उसके बाद उस डेटा को हमने लिया, उस डेटा को नादरा भेजा, नादरा से फैमिली कंपोज कराई, उस डेटा को वेरीफाई किया और उसके बाद एक सिस्टम डेटाबेस के अंदर लॉक एंड की कर दिया। और उस गरीबों के डेटाबेस के अंदर ना वजीर आजम पाकिस्तान और ना मैं बिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ना एक आदमी अंदर डाल सकता था और ना एक आदमी बाहर निकाल सकता था। और जब हमारे पास MNAs, GHQ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्रेसिडेंसी से आती थी फरमाइशें कि ये बहुत ही गरीब आदमी है, मेहरबानी करके इसको कोई हेल्थ कार्ड दे दें, तो हम अपने डेटाबेस में देखा करते थे कि अगर डेटाबेस में मौजूद है तो उसे कार्ड दे दिया करते थे, और अगर नहीं होता था तो हम कहते थे कि जी अगले सर्वे जब होगा तो इंशाल्लाह उसको हम कंसीडर कर लेंगे और सर्वे करेगा। तो हमने अपने पास नहीं रखी हुई थी इसकी आइडेंटिफिकेशन, वरना मेरे दरवाजे के बाहर लाइनें लगी रहनी थी। और बात भी ठीक थी, गरीब भी लोग थे, लेकिन हमने अपने इस प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करना था। इस पर ना मेरा इख्तियार था न मेरे वज़ीर आज़म का इख्तियार था। तो हम वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर से बात हो रही थी, मैंने कहा सर यहाँ अब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कौन रहता है कौन नहीं रहता? तो या तो मुझे किसी अपने फौजी भाई जो चूंकि वहाँ पे फौज की बड़ी डिप्लॉयमेंट है आपको पता है, किसी हवालदार पर डिपेंड करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी पटवारी पे मुझे डिपेंड करना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मेरे प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी है, मुझे डर है कि वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। हमने बड़ी मुश्किल से बचा के रखी हुई है इस मुल्क में बहुत कम ऐसे प्रोग्राम या इदारे हैं। तो फिर मैंने कुछ बैठ के अपने डेस्क पे अपनी टीम के साथ हिसाब किताब किया और मैंने वज़ीर आज़म को काउंटर प्रपोजल दिया। मैंने कहा सर काम करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर के लिए या कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर पाए बड़ी चीज़, तो हम आज़ाद कश्मीर के सारे ही बहन भाइयों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं। यार हेल्थ कार्ड तो हो कम से कम, वो कितना अच्छा होगा कि हम पूरे पाकिस्तान से पहले अपने कश्मीरी बहन भाइयों को पेश करें। तो वज़ीर आज़म वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर को इसमें शामिल किया और 1 जनवरी 2022 को हमने जो बाकी पाकिस्तान के जो थे, पंजाब जो 12.5 करोड़ इंसानों पर मुश्तमिल है, आबादी के एतबार से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, पूरा इस्लामाबाद, पूरा AJK पहले हो चुका था और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, इन सब को शामिल किया। तो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ को कोई तकरीबन 23 करोड़ 40 लाख जो पाकिस्तानी हैं, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, असल तो भी सेंसस में आएगी, उसमें से कुछ 17-17.5 करोड़ लोग ऑलरेडी हेल्थ कार्ड होल्डर हैं, सिवाय सिंध के और सिवाय बलोचिस्तान के। और सिंध में से भी थरपाकर हमने किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से, क्योंकि हेल्थ 18वीं तरमीम के नीचे डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो फंडिंग जो है हर सूबे की जिम्मेदारी है। लेकिन फाटा के लिए और थरपाकर के लिए खास तौर पे वज़ीर आज़म की हिदायत पे हम लोग कर रहे थे। बलोचिस्तान गवर्नमेंट से बात हो गई है और वो अनकरीब इंशाल्लाह इसको शुरू करने वाले हैं, फंड भी एलोकेट कर दिए हैं, टीम भी हायर कर ली है। लेकिन थोड़ा सा वहाँ भी आपको याद है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, जब वज़ीर आला और हुकूमतें तब्दील होती है तो बहुत सारी चीज़ें शेल्फ पे चली जाती हैं। तो अब इंशाल्लाह आने वाला वक्त मुझे यकीन है कि अगले 1 साल भर में सिंध भी शामिल हो जाएगा और बलोचिस्तान भी, तो हम दुनिया की पहली कौम होंगे इस कुर्राए अर्ज़ में जो 23 करोड़ 40 लाख इंसानों पे मुश्तमिल होगी और 100% स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के जरिए चला रही होगी।
इसमें क्या कवर करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत दस्तियाब है, क्योंकि देखिए दिल तो चाहता है हम ओपीडी भी शामिल करें और बाकी चीज़ें भी शामिल करें, लेकिन जब आपकी जेब महदूद हो और आपके ज़राए महदूद हों तो आपने पहले जानें बचाना होती हैं, और जो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर में काम जाने बचाने का होता है, हम जान बचाएंगे और इंशाल्लाह उसके बाद बाकी चीज़ों को भी शामिल करेंगे। इस वक्त भी हम इस्लामाबाद में एक ओपीडी का WHO के साथ मिलके पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके जो नताइज आएंगे उसकी रोशनी में फैसला किया जाएगा कि इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे शामिल किया जाए। और प्राइमरी से भी जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ज़ाती तौर पर, मैं तो बिलीव है कि न सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर बल्कि उससे नीचे जो मेरे भाई जिक्र कर रहे थे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी हमने शामिल करना, उसका भी एक पायलट हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं अगले साल के शुरू में, ताकि एक पूरा इंटीग्रेटेड एक होलिस्टिक चैन हो, प्रिवेंशन, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। उसके बगैर हेल्थ सेक्टर को आप मैनेज नहीं कर सकते। जो हमारे पिछले वजीर आज़म जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आजकल अपोजिशन लीडर हैं, वो अक्सर जब मीटिंग्स में बैठा करते थे एक बात कहा करते थे, बाकी दोस्तों, मुझे तो अंदाजा था उसका, लेकिन बाकी दोस्तों को समझाया करते थे कि ये नॉट ए सिंपल पॉलिटिकल इनिशिएटिव, ये कोई आम सा सोशल पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है, इज ट्रांसफॉर्मिंग द हेल्थ सेक्टर। जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे, ये पूरे हेल्थ सेक्टर को चेंज कर रहा है। जो लोग हेल्थ सेक्टर से वाकिफ हैं और इसको समझते हैं पॉलिसी लेवल पे, वो बखूबी वाकिफ हैं कि हम सप्लाई साइड से हम डिमांड साइड पे जा रहे हैं। जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं उनकी आसानी के लिए क्या फर्क होता है सप्लाई साइड और डिमांड साइड में? यार कभी आप और मैं जब कभी दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं, बार्बर के पास बाल बनवाने जाते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप पहले उसको पैसे पेश कर दें कि भाई बाल काट दो, ये 2000 रुपये रखो मेरे बाल काट दो, ये 5000 रुपये रखो मेरे कपड़े सी दो, ये 10,000 रुपये रखो मुझे अच्छा सा खाना खिला दो? कभी आप ऐसा करते हैं? नहीं करते। लेकिन हेल्थ में ऐसा ही होता है ना कि खुदा ना खास्ता मैं या मेरा कोई प्यारा, आप या आपका कोई प्यारा अस्पताल चला जाए, तो जहां आपने अस्पताल के डेहोड़ी पे पांव रखा, वो कहते इतने लाख रुपए जमा करा दीजिए। ऐसे ही है ना, इतने लाख रुपए जमा करा दीजिए। कहां से जमा करा दीजिए हमें नहीं पता। घर बेचना है बेचें, गाड़ी बेचनी है बेचें, जेवर बेचना है बेचें, जान बचानी है बच्चे को, इस बच्चे की, बीवी की, बहन की, मियाँ की, बाप की, जमा करा दीजिए। हिसाब किताब बाद में होगा। दुनिया में कहीं आपने ऐसा देखा? आपने ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ आप में से बहुत से दोस्तों ने, खासतौर पर नौजवानों ने, और ये जो थोड़े ज्यादा जवान जो मेरे दाएं हाथ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी आमिर खान की एक मशहूर मूवी देखी होगी जो पीके के नाम से आई थी, याद है ना? वो जो मजहबी मैनेजर्स और मजहबी ठेकेदारों के बारे में थी। उसका वन लाइन क्रक्स क्या था उस मूवी का, कि सारे जो मजहबी मैनेजर्स हैं ये क्या करते हैं? एक तो रॉन्ग नंबर है जो भाई ने बताया, ये दूसरा डर का बिजनेस करते हैं। ये क्या करते हैं? डर का बिजनेस करते हैं। तो हमारे हेल्थ सेक्टर वाले भी क्या करते हैं? डर का बिजनेस करते हैं। आप गलती से अस्पताल की डेहोड़ी पे पहुंच जाएं, उसके बाद ऐसा डराएंगे आपको कि आपने कभी जिन भूतों से भी ऐसा नहीं डरे होंगे आप लोग। ऐसा ही है ना? तो मैं ऐसी कोई पिछले दिनों बैठा हुआ था एक दोस्त के साथ, कहना कि अरशद भाई आप जो बातें करते थे हमें समझ नहीं आती थी, अब समझ आ रही हैं कुछ। कि मैं कहीं टूर पे गया हुआ था, मेरी बीवी अपनी बच्ची को लेके, उसको कोई दाएं तरफ कोई पेट में कोई दर्द हुआ नीचे टॉमी के अंदर, तो वो बड़े अस्पताल यहाँ से मैं F8 के बड़े हॉस्पिटल में नाम नहीं लेता, वहाँ गए। वो कहना कि जी वो बीवी ने दिखाया, कहना कि बच्ची की अपेंडिक्टोमी होगी और जनाब ये अपेंडिक्स फटने वाला है इसका, तो यूं है फलां है ऐसा है वैसा है। तो डर की बेचारी माँ थी, उसने बाप को फ़ोन किया, शौहर को फ़ोन किया कि जी मेहरबानी करेंगे तो बच्चे की हालत ख़राब है, आप इजाज़त दें तो मैं इसकी अपेंडिक्टोमी की इजाज़त दे दूँ उसको। कहना कहाँ गई हो, क्या मसला है? जैसे हमारे मियाँ सवाल करते हैं, सवाल जवाब सुन के उसने कहा, कहना कौन डॉक्टर साहब हैं? बोला जी फलां डॉक्टर साहब हैं। ब्रदर मेरी बात तो कराओ इस नालायक आदमी से। कहना आप किसी बात करें, डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे, आपको पता है बच्ची हमारी उनके हाथों में है। बोले यार बात तो करवाइए, मैं आप क्यों डर रही हैं? उसने कहा जी डॉक्टर साहब ये मेरी बच्ची आपके पास आई हुई है, क्या मसला है इसका? बोले इसका तो बड़ा सीरियस मसला है, ये अपेंडिसाइटिस जो है सीवियर है, और ये बड़ा इसकी सब चीज़ें जो है वो TLC से लेकर सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, फटने वाला है बस। उसने डॉक्टर साहब को 2-3 ख़राब अल्फाज के जो मैं दोहरा नहीं सकता। कहना कि आपको किसने कहा? आपने इसकी अल्ट्रासाउंड की है, आपने इसको स्कैन करके देखा है? आपको इस बच्ची की 2 साल पहले अपेंडिक्टोमी हो चुकी है, अब दोबारा करने पर तुले हुए हैं। 2 अपेंडिक्स है मेरे बच्ची के। इस किस्म के भी अनप्रोफेशनल लोग हैं जो डर का बिजनेस करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्पतालों की अक्सरियत, डॉक्टरों की अक्सरियत, सर्जन्स की अक्सरियत खौफ खुदा रखने वाले हैं, अल्लाह से वो भी डरते हैं।
उनकी भी जान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा कमर्शियल है। आपको याद होगा ना कराची के उस मशहूर सर्जन का वाकया, सबने सुना हुआ है। वो जो डॉक्टर साहब जो अपने ऑफिस से नहीं उठा करते थे जब तक उन्हें तसल्ली ना करवा दी जाए कि जी मरीज या उसके लवाहिकीन ने पैसे जमा करा दिए ऑपरेशन के। और फिर जब एक दिन उनका बच्चा आया था उस अस्पताल में, और डॉक्टर साहब को बार बार बुलाया जा रहा था, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सा नौजवान है, बड़ा गबरू जवान है, मेहरबानी करके भी इसके कोई पीछे कोई आया नहीं अभी तक, इसका करवा सर्जरी कर दें। उन्होंने कहा नहीं, पैसे जमा हुए कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब अभी तो कोई नहीं हुए। वो आदमी 2 घंटे बैठा रहा, उसने उसकी सर्जरी नहीं की थी। और जब 2 घंटे बाद उसकी अपनी बीवी रोती पीटती दाखिल हुई अस्पताल के अंदर, और फिर जिस तरह से उन लोगों ने दोनों ने मिलकर अपने जवान बेटी की लाश उठाई, वो मंजर देखने वाला था, इबरत हासिल करने वाला था। लेकिन ये हकीकतें हैं, ये रियलिटीज हैं। आज के दिन जब 17 करोड़ पाकिस्तानियों में से कोई भी 1082 पैनल अस्पतालों में जाता है, जिसमें 70% प्राइवेट और 30% पब्लिक हैं, उसे ये गम नहीं होता कि मैंने क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना। आज हमने आपके शनाख्ती कार्ड को हेल्थ कार्ड में बदल दिया है, कोई किसी कार्ड की जरूरत नहीं। आप उस कार्ड को जाके रखें और आपका इलाज शुरू हो जाएगा अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। यह कितना बड़ा सुकून है, कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड है। आज जो दोस्त अमेरिका जाते रहते हैं, जिनको अमेरिका के बारे में मालूमात हैं, आज अमेरिका की एल्डरली पॉपुलेशन को रात को इस खौफ से नींद नहीं आती कि सुबह अगर कैटास्ट्रोफिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की जरूरत पेश आई तो कहां से बंदोबस्त होगा। यार बराक ओबामा को जानते हैं ना आप सब लोग? बराक ओबामा, ए ब्लैक लॉयर, ट्वाइस ही विन इलेक्शन इन अ सुपर पावर, सिर्फ इसी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, जो उसने उन लोगों को शामिल किया ओबामा केयर के नाम से जो रिफॉर्म्स इशू की थी कि यार इलाज के लिए पैसे नहीं है तो उसको मरने नहीं देना। हम भी तो यही कह रहे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है उसे मरने नहीं देना। ये स्टेट के पैसे किसके हैं यार? उसी के पैसे हैं। ये पैसे हम कहां से खर्च कर रहे हैं इस प्रोग्राम पे जो अरबों रुपए की बात कर रहे हैं? ये उसी रिक्शे वाले के जो 100 रुपए की पेट्रोल डलवा के कुछ 40 रुपए टैक्स के जमा कराता है। ये मेरा कोई एहसान नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एहसान नहीं है, ये इस कौम के हर शख्स का हक है। तो ये कोई, अब जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, अभी मैं बता रहा था खालिद साहब को, मेरी बात हो रही थी, हम इस्तांबुल में गया हुआ था, वहाँ अंकारा के अंदर उनके जो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के सरबराह हैं, जो काउंटर पार्ट है, उनसे गुफ्तगू होने लगा। वो कहने लगे WHO की तरह, बाकी इदारों की तरह, अरशद साहब आपकी कौम, आपका मुल्क जिसका इतना फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम है, इतनी वल्नरेबल इकॉनमी है, आप लोग याशी कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल कर लेते हैं, बड़े कामयाबी से कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो लोग $20 अरब खर्च कर रहे हैं अपने सिर्फ 82 मिलियन टर्किश लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए। इस वक्त हम कोई $1.2 बिलियन खर्च कर रहे हैं पर हेल्थ कॉस्ट, उनके सिस्टम का बड़ा फर्क है उनके। वो लोग 12.5% हर आदमी की सैलरी से काटते हैं एज ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे। अभी हमने यहाँ शुरू नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में जो अफोर्डेबल सेगमेंट्स होंगे वो अदा किया करेंगे, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत कम। वो लोग सरकारी अस्पतालों में जब इलाज करवाने जाते हैं तो हमारे टर्किश बहन भाई, तो उन्हें कोई को पेमेंट इलाज के वक्त नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें 100 से 200% तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस देना पड़ता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ चाहे सरकारी अस्पताल में जाएं चाहे प्राइवेट में जाएं, ये मैनेज केयर का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना कोई बहुत आसान नहीं है। हमने भी शुरू में फी फॉर सर्विस शुरू किया था, हमने भी लर्निंग की, हमने भी देखा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना हॉस्पिटल का, इंश्योरेंस कंपनी का, गवर्नमेंट का। अस्पताल ये चाहता है कि बंदा जितना डेटा रहे तो उतना अच्छा रहेगा, तो हमने फिर DRGs और टैरिफ पैकेजेस और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जो बाकी दुनिया में हम कर चुके थे। मैंने चूंकि 10-12 साल बाहर की दुनिया में भी काम किया है, तो जो चीज़ें हम वहाँ से सीखी थी हमने, वो सब बेहतरीन चीज़ें हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की हैं। एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। 7-8 साल हो गए इस प्रोग्राम को शुरू हुए। हर आदमी ने जिसने एक दफ़ा भी इलाज कराया है उसका डेटा मौजूद है। अगर वकार भट्टी साहब का नाम डालेंगे, CNH डालेंगे उनका, तो इनके 4 एपिसोड होंगे, इनकी फैमिली के सब सामने आ जाएंगे, ताकि डॉक्टर सही फैसला कर सके। ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं थी, और हमने एक अच्छा बड़ा ही एजाइल किस्म का कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम भी बनाया हुआ है, जहां आप मोबाइल ऐप के जरिए, ईमेल के जरिए, 24 आवर हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम इस पे भी इत्तफा नहीं करते कि बंदा अगर
कंप्लेन न भी करना चाहे तो फीडबैक कॉल सिस्टम एक थर्ड पार्टी का अलग रखा हुआ नादरा का, कि जी अगर अरीज साहब अगर इलाज करवा के गई हैं तो फ़ोन करेंगे, जी अरीज बीबी आप या आपके किसी ख़ानदान के बंदे ने फलां अस्पताल में इलाज करवाया था, वो जी मैंने तो नहीं करवाया था, तो फ़ौरन कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, क्योंकि फेक क्लेम तो नहीं है। जी इलाज तो करवाया था, बीबी किसी ने पैसे तो नहीं मांगे थे, हाँ जी वो 200 रुपये फलां टेस्ट के लिए मांगे थे, फ़ौरन शिकायत दर्ज हो जाएगी। किसी ने आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया था, हाँ जी वो एक मोटी सी नर्स थी, जब बुलाती थी वो चीख मार के आती थी, वो भी शिकायत दर्ज हो जाएगी, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। सो मच सो हमने 15 रुपए तक लोगों के वापस करवाए। हैविंग सेड दैट, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। अभी हमने बहुत सफर का आगाज किया है, बहुत सारी चीजें हमने आगे करनी है, और इस सारे सिस्टम को और बेहतर करना है सारे पाकिस्तानियों के लिए, इन नौजवानों के लिए जो सर हिला रहे हैं, इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में इन लोगों ने चलाना है इस सारे सिस्टम को, आप लोगों ने चलाना है। अच्छा, दो एक सवाल अक्सर होते हैं, मैं जिस भी फोरम पर जाता हूं, क्या हम ये अय्याशी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं इतनी बड़ी अय्याशी। ऐसा इकबाल साहब ने मुझसे पहली मीटिंग में यही पूछा था जब गवर्नमेंट चेंज हुई। और दूसरा, जब हम खुद भी यूनिवर्सल करने जा रहे थे, दिसंबर नवंबर की बात है, हर मीटिंग में जब भी हम बैठते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कहीं भी, तो यही सवाल होते, दो सवाल मुझसे वज़ीर-ए-आज़म भी करते थे और बाकी लोग भी करते थे, क्या यूनिवर्सल के बाद पाकिस्तान में सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म चॉप हो जाएगा। ये तो नहीं कि लाहौर और शेखुपुरा और पेशावर में मरीजों की लाइन लगी होगी, बिस्तर दस्तयाब नहीं होगा। दूसरा सवाल करते थे, क्या इतने लोग आ जाएंगे शनाख्ती कार्ड लेके या हेल्थ कार्ड लेके कि जी वो इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया हो जाए, खुदा ना खास्ता। और मैं सारी जमा तफरीक कर कर आके तो उनको जो है वो बताया करता था कि दोनों चीज़ें होने वाली नहीं हैं। बाकी तरक्की पजीर मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी अच्छी तालीम की और सेहत की सहूलतें अर्बन एरियाज में क्लस्टर्ड हैं, लोगों को वहाँ आना पड़ता है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, लेकिन बेड किसी को कम नहीं पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी, कोई बेड कम नहीं पड़ा, बेड वी हैव इनफ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल। दूसरी बात, फाइनेंशियल भी कोई तबाही नहीं बचने वाली, अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो भी चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब आगे चैलेंज है कॉस्ट एंड क्वालिटी का। हमने बाहर की दुनिया में भी देखा, कॉस्ट मैनेज करना हेल्थ केयर में आसान नहीं है, इसी तरह क्वालिटी मैनेज करना ये भी आसान नहीं है। जैसे कि हमारे भाई ने क्वालिटी के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो दी प्रेजेंटेशन, क्वालिटी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ भी है और पाकिस्तान में बड़ी ही लो प्रायोरिटी पर है। हम कहते हैं कि बस काम हो जाए, हर चीज़ में हम क्या कहते हैं, काम हो जाए, काम नहीं होना, अच्छी क्वालिटी के साथ काम, मज़ा तो जब ही आएगा। तो अब क्वालिटी पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारे 4-5 मॉनिटरिंग लेवल्स हैं जिसमें हम क्वालिटी का चेक भी करते हैं, अपने मरीजों को भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि खुदा के वास्ते कोई परेशानी हो, कोई शिकवा हो, शिकायत हो, रुकावट हो, बताएं हमें, और उसके बाद हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने थर्ड पार्टी क्लिनिकल ऑडिट्स के लिए अरेंजमेंट किया, थर्ड पार्टी ऑपरेशनल मैनेजमेंट के ऑडिट्स के लिए हमने इंतज़ाम किया, ताकि बाहर के लोग आके बताएं। मुमकिन है कि हमारे या हमारी टीम या अस्पताल जो हैं उनको शायद अच्छा ना लगे अपनी खामियां बताने का, लेकिन कम से कम बाहर के लोग हमें बताएं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यार जर्मनी जो दुनिया की ओल्डेस्ट हेल्थ इंश्योर्ड नेशन है, 140 साल लगे यूनिवर्सल करने में, और हमने सिर्फ 7 साल में किया ऐसा। इसे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए उसको, है ना। पाकिस्तानी कौम के बारे में ये तो मशहूर है, जब नहीं करती तो नहीं करती है, सोया हुआ शेर है, और जब करने पे आती है तो सब कुछ कर गुजरती है। ठीक है, मेरा भी दिल था, मैं भी ज़रा कि प्रोफेशनल हूँ, मैंने बाहर दुनिया में देखा है कि पहले हम एक प्रोजेक्ट कंसीव करते, फिर उसका एक पायलट करते, 5 साल पायलट चलाते, फिर उसकी रोशनी के अंदर मजीद इसको बेहतर करते, फिर उसको फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करते, तो इसमें 20 साल लगने चाहिए थे शायद। लेकिन हमारे जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, सिस्टम, चीज़ें आती हैं, लपेट दी जाती हैं। मैंने कहा यार जो हो रहा है ये गनीमत है, इसको पहले हम ठीक कर लें और उसके बाद इसको बेहतर कर लेंगे। दुनिया में 2 ही तरक्की के मॉडल हैं, महातिर मॉडल या मोहम्मद मॉडल। मलेशिया में महातिर मॉडल था, आपको पता है, कि पहले से चीज़ों को बड़ा नीट एंड क्लीन करके वो ग्रो करती थी इकॉनमी उनकी। और दुबई वाला जो मॉडल है, मोहम्मद मॉडल जिसको कहते हैं, शेख मोहम्मद वाला, उन्होंने कहा जी पहले ग्रोथ होने दें, तो ग्रोथ हो जाएगी, जो अनवांटेड एरियाज होंगे उन्हें ट्रिम आउट कर दिया जाएगा। तो हम भी यही कहते हैं कि चीज़ों को आगे आने वाले दिनों में बेहतर बना दिया जाएगा। हमारी कौम जो है वो किसी तरह भी किसी से कम नहीं है,
اب میں 2-4 باتیں آپ سے اور کروں گا بڑی مختصر. مجھے اندازہ ہے کہ میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. ایک یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ غریبوں کو اس کے علاج کی سہولت مل گی, رات کو نیند بھی اچھی آئے گی, کچھ چیزیں بھی نہیں بیچنی پڑیں گی, ہاسپٹل کے لیے بھی آسانی ہوگی. آگے ہم کوالٹی کے ایشوز کو بھی ایڈریس کر لیں گے, جو کاسٹ کے جو جائز کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کر لیں گے. نیچرلی اس کی امپلیکیشن ہیلتھ سیکٹر میں ہوئی کیسے, کیا ہو رہی ہیں, کیا ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں. یار 75 سالوں میں, جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے, 75 سالوں میں ہم نے کتنا اچھا نیشنل ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم بنایا پاکستان میں. خاص طور پہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بتا رہا ہوں. کے پی, ایک پشاور, آدھا ایبٹ آباد, ریسٹ پورا کے پی خالی. فاٹا کی تو بات ہی نہ کریں, کوئی آپ کو ریلائبل ہیلتھ کیئر فیسلٹی مل جائے. پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ, سوائے لاہور اور سینٹرل پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹس کے علاوہ, یا ملتان یا اب ڈی جی خان میں بن گیا ہے وہ اپنا, اللہ خوش رکھے, مظفر گڑھ میں جو ہے طیب اردگان ہاسپٹل, باقی سارا خالی پڑا ہوا ہے. پورا اپر سندھ, ایک کراچی, آدھا حیدرآباد, چوتھائی سکھر, باقی سب خالی. بلوچستان کی تو بات ہی کرنے کو دل نہیں چاہتا, 46.4% پاکستان, آدھا کوئٹہ, چوتھائی خوزدار, اور سارا خالی. اے جے کے اور جی بی کی مجھے بات کرتے ہوئے ہمیشہ شرم آتی ہے, بینگ اے پاکستانی بھی اینڈ بینگ اے گورنمنٹ آفیشل بھی. یار 75 سال ہو گئے ہیں ان دونوں حصوں کو جو ول کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوئے تھے. ہم نے ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل اور ایک آنکولوجی کا ہاسپٹل بنا کے دے سکے ان کو. اب اللہ اللہ کر کے دنور میں گلگت میں ایک ہاسپٹل نوری کے ساتھ قائم کیا ہے, جس میں ابھی اسٹافنگ کے معاملات چل رہے ہیں. یار خنجراب سے آتے ہوئے, نیلم ارنکیل سے آتے ہوئے کوئی بندہ دل کا مریض تو 4 دفعہ وفات پا جائے گا, اسلام آباد کیسے پہنچے گا یار؟ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اپنے لوگوں سے ڈیل کرنے کا. یار اپنے لوگ ہیں نا, ہم کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ خود کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں نا, ہماری بہن بھائی ہیں. بس اٹس ٹائم ٹو ایڈریس دیز ایشوز. ڈلیوری سسٹم کو بڑا بنانا پڑے گا. وہ کون بنائے گا؟ گورنمنٹ. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہسپتال بنانا نہیں. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, سوشل سیکٹر کا کام ہے. گورنمنٹ سیکٹر صرف سیفٹی والو کے طور پہ ایک انفراسٹرکچر ساتھ بناتی ہے. اس وقت جو ہمارے پاس 1,082 اسپتال ہیں, کوئی 70% ہم نے پرائیویٹ ہیں. پرائیویٹ کے بغیر کام چل نہیں سکتا. میں نے جب شروع میں ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا, ہم لوگوں کو خالی کارڈ کا ٹکڑا نہیں پکڑانا تھا, لوگوں کو سروس دینی تھی. پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہسپتال میں, وہ جو ہمارے فاروق ہاسپٹل والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کے یہاں کوئی نیا پیشنٹ آتا ہے تو خوش ہو کے الحمدللہ ایک اور کسٹمر آ گیا. اور سرکار میں جب کوئی بندہ جاتا ہے, او ہو اور کام کرنا پیسی. ایسا ہی ہے نا, یہی صورت ہے. اب ہیلتھ کارڈ نے کیا معجزہ کیا؟ ہیلتھ کارڈ نے سروس ڈلیوری کو پاکستان کے کیسے بدلا ہے اب تک, اور کیسے بدلے گا اگلے 5 سال میں, یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو میں. فاٹا مطلب پسماندہ ترین علاقہ ہے نا پاکستان کا, جہاں کوئی پان کی دکان کھولنے پر راضی نہیں ہے آج کے دن بھی. فورگیٹ اباؤٹ 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, ایک نوجوان اس کانسیپٹ کو زیادہ سمجھتے ہیں, انٹرپرنرشپ. ہر جگہ پڑھا ہوگا نا, ہر جگہ سنا ہوگا آپ نے کہ جی کاروبار کرنا چاہیے, جاب نہیں کرنی چاہیے. تو اپنا کاروبار کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک, جس علاقے میں آپ نے دکان کھولنی ہے, کاروبار کھولنا ہے, ٹارگیٹ کسٹمر, اور دوسرا ان کی جیب میں پرچیزنگ پاور. تو آج کے دن سارے پاکستان کے شہری جن علاقوں کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے, ٹارگیٹ کسٹمر ہے, اور سب کو ہیلتھ کی ضرورت ہے, اور سب کی جیب میں ہیلتھ کارڈ کی شکل میں پرچیزنگ پاور بھی موجود ہے. ہر ایک کو ہیلتھ کی دکان کھولنے کا ہے نا, اپرچونٹی ہے نا. تو جب 2 سال پہلے ہم نے فاٹا کو کیا یونیورسلائز, تو 25 سے 30% نئے ہسپتال بنے ہیں فاٹا کے اندر, جو بنیادی سیکنڈری کیئر کم از کم اب دینے لگے ہیں وہاں کے لوگوں کو. 1 سال پہلے میں نے کے پی یونیورسل کیا ہے. 1 سال پہلے صرف دل کا علاج پشاور یا ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں ہوا کرتا تھا. آج 13 نئی کیتھ لیب بنی ہے وہاں پہ. ڈی آئی خان جیسے علاقے تک اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. کیا ایسا ممکن تھا پہلے ہیلتھ کارڈ کے بنا؟ بالکل ممکن نہیں تھا. اور میرا یہ کہنا ہے, پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہتا ہوں, اگلے 5 سال میں انشاءاللہ یہ صحت کارڈ کے ذریعے ان پاکستانی علاقوں میں ہسپتال کی سہولتیں دستیاب ہوں گی جو ادروائز اگر ہم بحیثیت قوم یا ریاست الٹے بھی ہو جاتے تو اگلے 75 سال میں نہیں بنا سکتے تھے. اس لیے کہ کام
ये बेसिकली बुनियादी तौर पर प्राइवेट सेक्टर का है। मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट सेक्टर का है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सेहत और तालीम बड़ी एसेंशियल सहूलियात हैं, उन्हें हम सारा प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पे भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने जो 1000 अस्पतालों को जो बनाया है वो मिक्स एंड मैच इसलिए बनाया है कि 50% बेड प्राइवेट सेक्टर के हों और 50% बेड गवर्नमेंट सेक्टर के हों। क्यों? कि कुछ तल्ख हकाइक हैं हमारी ज़िंदगी के या कारोबार के या इकॉनमी के, कि मैं ये नहीं चाहता कि कल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्राइस कार्टल्स बनाकर आ जाएं और मैं लोगों को इलाज में मुश्किलात हों। आई शुड हैव अ फॉल बैक ऑप्शन विद द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। कल ये ना हो कि पब्लिक सेक्टर वाले जो है वो यूनियन और स्ट्राइक करना बैठ जाएं, तो आई शुड हैव अ फॉल बैक ऑप्शन विद द प्राइवेट सेक्टर। यार सेहत और तालीम को छोड़ दें, हम कम से कम यहाँ के मामलों को हम बेहतर चला सकें। ये तो मैंने एक गुजारिश की कि सर्विस डिलीवरी को किस तरह ये चेंज कर रहा है हेल्थ कार्ड, वो किस तरह आने वाले दिनों में चेंज करेगा। एक छोटी सी बात और करूंगा और वो है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का एक हमारे भाई ने जिक्र किया। यार डेरा बुगटी में जब कोई वबा फैला करती थी आज से 7-8 साल पहले, तो वहां तो यार डेरा बुगटी की खबरें कोयटा पहुंचते पहुंचते महीने गुजर जाते थे, और कोयटा से खबरें इस्लामाबाद आते थे, महीने गुजर जाया करते थे। वहां तो वो जो बीमारियों की जो वबा होती थी कुश्तों के पुश्ते लगा दिया करती थी, तबाही फैल दिया करती थी, और वो सारे मरीज डेरा बुगटी के इस्लामाबाद लाहौर फैलाते थे सारी बीमारियों को। आज हमारे पास जब मैं कहता हूं कि डिजिटलाइज सिस्टम है, CMI सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो नादरा के जरिए मैनेज कर रहे हैं हम लोग, आई कैन टेल यू रियल टाइम डेटा ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी डिजीज। आप मुझसे पूछें कि जी पिछले हफ्ते डेंगू ने कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्पाइक किया, आई कैन गिव यू रियल नंबर्स राइट नाउ। डेंगू ने कहाँ किया है, HIV ने कहाँ किया, हेपेटाइटिस B ने कहाँ किया, तो इमीडिएटली आई कैन अलर्ट माई पब्लिक हेल्थ टीम्स टू गो एंड इंटरवीन इन द एरिया। उस इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर लें और इस इलाके के छोटी सी निप द इविल इन द बड, उसका इलाज वहीं करें, उसके इलाके को महदूद कर दें और उस बीमारी को, उस मुसीबत को, उस वबा को बहुत आसानी से हैंडल कर लें। तो आप जानते हैं जो पब्लिक हेल्थ जिन्होंने काम किया है, आने वाले दिन वबाओं के दिन है, बायोलॉजिकल वेपन्स और बहुत सारी चीज़ें जिनका आज हमने नाम भी नहीं सुना था माजी में, वो आने वाले टूल्स हैं, वेपन्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वट एवर यू कॉल इट। तो उसमें ये जो हमारा डेटा सिस्टम है कि बहुत काम आएगा हम सब, ये बहुत प्रोटेक्ट करेगा। कोविड में तो हमें जमा करना पड़ा था ना डेटा, NCOC का मैं भी हिस्सा था, हमें NCOC बनाना पड़ा था जहाँ खाकीज और सिविलियंस और एक्सपर्ट्स और ब्यूरोक्रेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक टेबल पे बैठ के उन्होंने जंग लड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जब भी मिलकर जंग लड़ी है हमेशा कामयाब होती है कौम। तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर में पीछे मुड़ के देखें तो दो ही तो चीज़ हैं यार जो हमने अचीवमेंट कह सकते हैं। एक ये जंग जो हमने कोविड के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जीत ली है, और दूसरा ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। एक सवाल का जवाब रह गया था, वो बता दूं मैं कि जब लोग पूछते हैं कि जी ये पैसे पूछते हैं हमारी पॉकेट में, इतने गुजारा कर लेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर लेंगे। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो 1000 अरब रुपए का पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर का मेन स्ट्रीम बजट है। 4 सूबाई हुकूमतें, 2 इलाकाई हुकूमतें और एक वफाकी हुकूमत मिलकर 1000 अरब 2022-23 के माली साल में खर्च कर रही हैं। और अगर मैं सारे पाकिस्तान को हेल्थ कार्ड दे दूं बशमूल सिंध बलोचिस्तान की, जो आज के दिन मेरा बिल है वो 230 अरब का है, यानी सिर्फ 23% मौजूदा सेहत के बजट को इस्तेमाल करके हम पूरी कौम को सुकून की नींद सुला सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटलाइजेशन का इशू हुआ, कोई मुसीबत का इशू हुआ, तो आपको कोई गम नहीं है, शनाख्ती कार्ड निकालना है, इलाज करवाना है, घर चले जाना है। स्टिल वी हैव इन आवर किटी 770 बिलियन रुपीज, जिसको हम प्रिवेंशन पे लगाएं, प्राइमरी पे लगाएं, वर्टिकल प्रोग्राम्स पे लगाएं, जहां मर्जी लगाएं। और ये 230 अरब भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं। क्यों ज्यादा बता रहा हूं? कि आपको पता है कि जब पैनल अस्पतालों पे 40%, 30% अगर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं, तो उनके क्लेम्स के सिलसिले में जो पैसे वापस गवर्नमेंट की किटी में आएंगे 30-40% क्लेम के, तो असल जो खर्चा होगा गवर्नमेंट का मुश्किल से 150 अरब का होगा। तो अगर 15% सेहत के मौजूदा बजट से हम इन पेशेंट के मामला को मैनेज कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है यार। और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, ताकि कल अगर मैं भी वज़ीर आज़म बन जाऊं, आप भी वज़ीर आज़म बन जाओ, उसको चेंज करने का दिल चाहे इस प्रोग्राम को चेंज कर दें, तो हम चेंज ना कर सकें पार्लियामेंट की मर्जी के बिना।
क्योंकि चीज़ों को देना आसान है ना, लेना तो एक तो यार काम कर लिया ढंग का, तो कम से कम लोगों को सुकून की सेहत की नींद तो सोने दें कम से कम। मैं तो ख्वाहिश है, ज़ाती मुझसे ख्वाहिश पूछें तो हम आगे तालीम में भी सही काम करना चाहते हैं। कम से कम सेहत, तालीम, रोजगार और इंसाफ, ये 4 चीज़ें कम से कम। और 5वां इकॉनमी तो है ही, आपको पता है। इनको तो कम से कम बेसिक्स तो ठीक कर लें, सब इत्तफाक राय कर लें, सारे क्वार्टर्स, हर एक का कोई भी नजरिया, कोई भी थ्योरी, कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो इत्तफाक करें ताकि दायरों के सफर से बाहर निकलें। और ये सेहत कार्ड का जो सफर जो एक छोटा सा पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है, इसके हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा। जब नए अस्पताल खुलेंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, ये बच्चे जो हमारे नए बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उन्हें जॉब्स मिलेंगी, ये खुद अपने अस्पताल खोलेंगे। पहले पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस क्यों नहीं बनते आज तक? इसलिए कि हमारे पास डेटा ही कोई नहीं था। अब हम अगले साल दावत देने लगे हैं इंटरनेशनल फर्म्स को कि जी मेहरबानी करें, ये जो हार्ट का इंस्टेंट है, जो बड़े कंज्यूमेबल्स हैं, आके पाकिस्तान में बनाए। पहले वो पूछते थे कि जी हम कितने बनाएं, कहाँ जाएंगे, कौन लेगा। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि जी पिछले साल 4,18,320 स्टेंट यूज हुए थे, और इस साल की प्रोजेक्शन ये है। तो आप अपना बिजनेस केस या बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आप यहाँ आके मेहरबानी करके बनाए। याद है ना वो साकिब निसार वाला जो पंजाब में जो हुआ था कार्डिक इंस्टेंट वाला मामला, तो 1 लाख रुपए को 2-3 कंपनियां दिया करती थी पाकिस्तानियों को। जैसे ही वो सिस्टम शुरू किया प्रोक्योरमेंट, तो 30,000 रुपये उसकी कॉस्ट आके गिरी। अब जब वही कोई जर्मन कंपनी, कोई यूरोपियन कंपनी, कोई अमेरिकन कंपनी उसको पाकिस्तान में बनाएगी तो शायद 20,000 रुपये का पड़े आपको। और प्लस जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। नई लेबॉर्ट्रीज, नए क्लिनिक्स, नए पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस सारे वजूद में आएंगे, बशर्ते कि हम फोकस करके अच्छे तरीके से, जो कहते हैं ना वो कौन सा एक और मूवी मुझे याद आ गई बॉलीवुड की, क्या था, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर हम लगे रहेंगे फोकस करके हर मर्तबा, 21 दिन होने से पहले पहले उठा के नहीं देखेंगे इसको कि चूजे निकले कि नहीं निकले, तो इंशाल्लाह चूजे निकल आएंगे। कामयाबी के चूजे, कामरानी के चूजे, सेटिस्फेक्शन के चूजे। सबसे बड़ा जो जिसमें से चूजा निकलेगा वो पता क्या आपको? वो निकलेगा कि अगर हमें एक शोबे सेहत को ठीक कर सकते हैं तो बहैसियत कौम हमें यह एतमाद आएगा कि हम बाकी शोबों को भी दुरुस्त कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।